मुंशी प्रेमचंद की कहानी निर्मला भाग 2। बाबू उदय भानुलाल का मकान बाजार बना हुआ है। बरामदे में सुनार के हथौड़े और कमरे में दर्जी की सुइयां चल रही हैं। सामने नीम के नीचे बढ़ई चारपाइयाँ बना रहा है। खपरेल में हलवाई के लिए भट्टा खोदा गया है। मेहमानों के लिए अलग एक मकान ठीक किया गया है। यह प्रबंध किया जा रहा है कि हर एक मेहमान के लिए एक एक चारपाई, एक एक कुर्सी और एक एक मेज़ हो। हर 3 मेहमानों के लिए एक एक कहार रखने की तजवीज़ हो रही है। अभी बारात आने में 1 महीने की देर है, लेकिन तैयारियां अभी से हो रही हैं। बारातियों का ऐसा सत्कार किया जाए कि किसी को ज़बान हिलाने का मौका ना मिले। वे लोग भी याद करें कि किसी के यहाँ बारात में गए थे। पूरा मकान बर्तनों से भरा हुआ है। चाय के सेट हैं, नाश्ते की तश्तरियाँ हैं, थाल, लोटे, गिलास। जो लोग नित्य खाट पर पड़े हुक्का पीते रहते थे, बड़ी तत्परता से काम में लगे हुए हैं। अपनी उपयोगिता सिद्ध करने का ऐसा अच्छा अवसर उन्हें फिर बहुत दिनों के बाद मिलेगा। जहाँ तक एक आदमी को जाना होता है, 5 दौड़ते हैं। काम कम होता है, हुल्लड़ अधिक। ज़रा सी बातों पर घंटों तर्क वितर्क होता है और अंत में वकील साहब को आकर निर्णय करना पड़ता है। एक कहता है कि यह घी खराब है, दूसरा कहता है इससे अच्छा बाज़ार में मिल जाए तो टांग की राह से निकल जाऊं। तीसरा कहता है इसमें तो हीक आती है। चौथा कहता है तुम्हारी नाक ही सड़ गई है। तुम क्या जानो घी किसे कहते हैं। जब से यहाँ आए हो घी मिलने लगा है, नहीं तो घी के दर्शन भी नहीं होते थे। इस पर तकरार बढ़ जाती है और वकील साहब को झगड़ा चुकाना पड़ता है। रात के 9 बजे थे। उदय भानुलाल अंदर बैठे हुए खर्च का तखमीना लगा रहे थे। वह प्रायः रोज़ ही तखमीना लगाते थे, पर रोज़ ही उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन और परिवर्धन करना पड़ता था। सामने कल्याणी बहुएं सिकड़े हुए खड़ी थी। बाबू साहब ने बड़ी देर के बाद सिर उठाया और बोले, 10,000 से कम नहीं होता, बल्कि शायद और बढ़ जाए। कल्याणी, 10 दिन में 5 से 10,000 हुए, 1 महीने में तो शायद 1,00,000 नौबत आ जाए। उदय भानु, क्या करूं, जग हंसाई भी तो अच्छी नहीं लगती। कोई शिकायत हुई तो लोग कहेंगे नाम बड़े दर्शन छोटे। फिर जब वह मुझसे दहेज 1 पाई नहीं लेते तो मेरा भी तो कर्तव्य है कि मेहमानों के आदर सत्कार में कोई बात उठा न रखूं। कल्याणी, जब से ब्रह्मा ने सृष्टि रची तब से आज तक कभी बारातियों को कोई प्रसन्न नहीं रख सकता। उन्हें दोष निकालने और निंदा करने का कोई न कोई अवसर मिल ही जाता है। जिसे अपने घर रुखी सुखी भी मैसर नहीं, वह भी बारात में जाकर तानाशाह बन बैठता है। तेल खुशबूदार नहीं, साबुन टके सिर का जाने कहाँ से बटोर लाए। कहार बात नहीं सुनते, लालटेनें धुआं देती हैं, कुर्सियों में खटमल हैं, चारपाइयाँ ढीली हैं, जनवासे की जगह हवादार नहीं। ऐसी ऐसी हज़ारों शिकायतें होती रहती हैं। उन्हें आप कहाँ तक रोकिएगा। अगर यह मौका न मिला तो और कोई ऐब निकाल ले जाएंगे। भाई, यह तेल तो लगाने लायक ही नहीं है। हमें तो सादा तेल चाहिए। जनाब ने यह साबुन नहीं भेजा, अपनी अमीरी की शान दिखाई है। मानो हमने साबुन देखा ही नहीं। ये कहार नहीं, यमदूत हैं, जब देखिए सिर पर सवार रहते हैं। लालटेनें ऐसी भेजी हैं कि आंखें चमकने लगती हैं। अगर 10-5 दिन इस रोशनी में बैठना पड़े तो आंखें फूट जाएं। जनवासा क्या है, अभागे का भाग्य है जिस पर चारों तरफ से झोंके आते रहते हैं। मैं तो फिर यही कहूँगी कि बारातियों के नखरों का विचार ही छोड़ दो। उदय भानु, तो आखिर तुम मुझसे क्या करने को कहती हो। कल्याणी, कह तो रही हूँ, पक्का इरादा कर लो कि मैं 5,000 से अधिक न खर्च करूँगा। घर में तो टका है नहीं, कर्ज ही का भरोसा ठहरा, तो इतना कर्ज क्यों ले कि ज़िंदगी में अदा ही ना हो पाए। आखिर मेरे और भी बच्चे हैं, उनके लिए भी तो कुछ चाहिए। उदय भानु, तो आज मैं मरा जाता हूँ। कल्याणी, जीने मरने का हाल कोई नहीं जानता।
कल्याणी, इसमें बिगड़ने की तो कोई बात नहीं। मरना एक दिन सभी को है। कोई यहाँ अमर होके थोड़े ही आया है। आंखें बंद कर लेने से तो होने वाली बात न टलेगी। रोज़ आंखों देखती हूँ, बाप का देहांत हो जाता है, उसके बच्चे गली गली ठोकरे खाते फिरते हैं। आदमी ऐसा काम ही क्यों करे। उदय भानु ने जल कर कहा, तो अब समझ लो कि मेरे मरने के दिन निकट आ गए हैं। यही तुम्हारी भविष्यवाणी है। सुहाग से स्त्रियों का जीव उबते नहीं सुना था, आज यह नहीं बात मालूम हुई। कल्याणी, तुमसे दुनिया की कोई बात कही जाती है तो जहर उगलने लगते हो, इसलिए न कि जानते हो इसे कहीं टिकना नहीं है, मेरी ही रोटियों पर पड़ी हुई है या और कुछ। जहाँ कोई बात कही बस सिर हो गए, मानो मैं घर की लड़की हूँ। मेरा केवल रोटी और कपड़े का नाता है। जितना ही मैं दबती हूँ तुम और भी दबाते हो। मुफ्त खोर माल उड़ाए, कोई मुंह ना खोले, शराब कबाब में रुपए लुटे, कोई ज़बान ना हिलाए। वे सारे कांटे मेरे बच्चों ही के लिए तो बोए जा रहे हैं। उदय भानुलाल, तो मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूँ? कल्याणी, तो क्या मैं तुम्हारी लड़की हूँ? उदयभान, ऐसे मर्द और होंगे जो औरतों के इशारों पर नाचते हैं। कल्याणी, तो ऐसी स्त्रियां भी होंगी जो मर्दों की जूतियां सहा करती हैं। उदय भानुलाल, मैं कमा कर लाता हूँ, जैसे चाहूँ खर्च कर सकता हूँ, किसी को बोलने का अधिकार नहीं। कल्याणी, तो आप अपना घर संभालिए। ऐसे घर को मेरा दूर से ही सलाम। जहाँ तक मेरा कोई पूछ नहीं, घर में तुम्हारी जितना अधिकार है उतना ही मेरा भी, इससे जो भर भी कम नहीं। अगर तुम अपने मन के राजा हो तो मैं भी अपने मन की रानी हूँ। तुम्हारा घर तुम्हें मुबारक रहे। मेरे लिए पेट की रोटियाँ की कमी नहीं। तुम्हारे बच्चे हैं, मारो या जलाओ। ना आँखों से देखूंगी ना पीड़ा होगी। आंखें फूटी, पीर गई। उदय भानु, तुम क्या समझती हो कि तुम ना संभालोगी तो मेरा घर नहीं संभलेगा? मैं अकेले ऐसे 10 घर संभाल सकता हूँ। कल्याणी, कौन? अगर आज के महीने दिन मिट्टी न मिल जाए तो कहना, कोई कहती थी। यह कहते कहते कल्याणी का चेहरा तमतमा उठा। वह चमक कर उठी और कमरे के द्वार की ओर चली। वकील साहब मुकदमे में तो खूब मीन मेख निकालते थे, लेकिन स्त्रियों के स्वभाव का उन्हें कुछ यूं ही सा ज्ञान था। यही एक ऐसी विद्या है जिसमें आदमी बूढ़ा होने पर भी कोरा रह जाता है। अगर वे सब भी नरम पड़ जाते और कल्याणी का हाथ पकड़कर बिठा लेते तो शायद वह रुक जाती, लेकिन आपसे यह तो हो न सका। उल्टे चलते चलते एक और चरका दिया। बोले, मैके का घमंड होगा। कल्याणी ने द्वार पर रुककर पति की ओर लाल लाल नेत्रों से देखा और बिफर कर बोली, मैके वाले मेरे तकदीर के साथी नहीं हैं और ना मैं इतनी नीच होगी उनकी रोटियों पर जा पड़ूं। उदय भानु, जब तब कहाँ जा रही हो? कल्याणी, तुम यहाँ पूछने वाले कौन होते हो? ईश्वर की सृष्टि में असंख्य प्राणियों के लिए जगह है, क्या मेरे लिए जगह नहीं होगी? यह कहकर कल्याणी कमरे के बाहर निकल गई। आंगन में आकर उसने एक बार आकाश की ओर देखा, मानो तारागण को साक्षी दे रही है कि मैं इस घर में कितनी निर्दयता से निकाली जा रही हूँ। रात के 11 बज गए थे। घर में सन्नाटा छा गया था। दोनों बेटियों की चारपाई उसी के कमरे में रहती थी। वह अपने कमरे में आई, देखा चंद्र भानु सोया है। सबसे छोटा सूर्य भानु चारपाई पर उठा बैठा है। माता को देखते ही वह बोला, तुम कहाँ गई थी अम्मा? कल्याणी दूर से ही खड़े खड़े बोली, कहीं तो नहीं बेटा, तुम्हारे बाबूजी के पास गई थी। सूर्य, तुम तली दई? मधु अकेले डर लगता था। तुम क्यों तली दई थी बताओ? यह कहकर बच्चे ने गोद में चढ़ने के लिए दोनों हाथ फैला दिए। कल्याणी अब अपने को रोक न सकी। मातृ स्नेह के सुधा प्रवाह से उसका संतप्त हृदय परिप्लावित हो गया। हृदय के कोमल पौधे जो क्रोध के ताप से मुरझा गए थे फिर हरे हो गए। आंखें सजल हो गई। उसने बच्चे को गोद में उठा लिया और छाती से लगाकर बोली, तुमने
पुकार क्यों न लिया बेटा? सूर्य, पुतालता तो ता तुम ढूंढती न थी, बताओ अब तो कभी न दाओगी? कल्याणी, नहीं भैया, अब नहीं जाऊंगी। यह कहकर कल्याणी सूर्यभानु को लेकर चरपाई पर लेटी। माँ के हृदय से लिपटते ही बालक निशंक होकर सो गया। कल्याणी के मन में संकल्प विकल्प होने लगी। पति की बातें याद आती तो मन होता घर को तिलांजलि देकर चली जाऊं, लेकिन बच्चों का मुंह देखती तो वात्सल्य से चित्त गदगद हो जाता। बच्चों को किस पर छोड़कर जाऊं? मेरे इन लालों को कौन पालेगा? ये किसके होकर रहेंगे? कौन प्रातःकाल इन्हें दूध और हलवा खिलाएगा? कौन इनकी नींद सोएगा, इनकी नींद जागेगा? बेचारे कौड़ी के 3 हो जाएंगे। नहीं प्यारों, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारे लिए सब कुछ सह लूँगी। निरादर, अपमान, जली कटी खोटी खरी, गुड़ की झिड़की, सब तुम्हारे लिए सहूंगी। कल्याणी तो बच्चों को लेकर लेटी, पर बाबू साहब को नींद न आई। उन्हें चोट करने वाली बातें बड़ी मुश्किल से भूलती थी। उफ, यह मिजाज, मानो मैं ही इनकी स्त्री हूँ। बात मुंह से निकालनी मुश्किल है। अब मैं इनका गुलाम होकर रहूं, घर में अकेली यही रहे और बाकी जितने अपने बेगाने हैं सब निकाल दिए जाएं। जला करती है, मनाती है कि यह किसी तरह मरे तो मैं अकेली आराम करूं। दिल की बात मुंह से निकल ही जाती है, चाहे कोई कितना ही छिपाए। कई दिन से देख रहा हूँ ऐसे ही जली कटी सुनाया करती है, मैके का घमंड होगा, लेकिन वहाँ कोई भी न पूछेगा। अभी सब आवभगत करते हैं। अब जब जाकर सिर पर जाएगी तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। रोती हुई जाएगी। वाह रे घमंड, सोचती है मैं ही यह गृहस्थी चलाती हूँ। अभी 4 दिन को कहीं चला जाऊँ तो मालूम हो जाएगा, सारी शेखी किरकिरी हो जाएगी। एक बार इनका घमंड तोड़ ही दूँ, जरा वैधव्य का मजा भी चखा दूँ। न जाने इनकी हिम्मत कैसे पड़ती है कि मुझे यो कोसने लगती है। मालूम होता है प्रेम इन्हें छू नहीं पाएगा। यह समझती है घर में इतना चिमटा हुआ है कि इसे चाहे जितना कोसूं टलने का नाम न लेगा। यह बात है, पर यह संसार से चिमटाने वाले जीव नहीं है। जहन्नुम में जाए। यह घर जहाँ ऐसे प्राणियों से पाला पड़े घर है या नरक? आदमी बाहर से थका मांदा आता है तो उसे घर में आराम मिलता है। यहाँ आराम के बदले कोसने सुनने पड़ते हैं। मेरी मृत्यु के लिए व्रत रखे जाते हैं। यह है 25 वर्ष के दाम्पत्य जीवन का अंत। बस चली ही दूँ। जब देख लूँगा इनका सारा घमंड धूल में मिल गया और मिजाज ठंडा हो गया तो लौट आऊँगा। 4-5 दिन काफ़ी होंगे। लो, तुम भी याद करोगी, किसी से पाला पड़ा था। यही सोचते हुए बाबू साहब उठे, रेशमी चादर गले में डाली, कुछ रुपए लिए, अपने कार्ड निकाल कर दूसरे कुर्ते की जेब में रखा, छड़ी उठाई और चुपके से बाहर निकले। सब नौकर नींद में मस्त थे। कुत्ता आहट पाकर चौंक पड़ा और उनके साथ हो लिया। पर यह कौन जानता था कि सारी लीला विधि के हाथों रची जा रही है। जीवन रंगशाला का वह निर्दय सूत्रधार किसी अगम्य गुप्त स्थान पर बैठा हुआ अपनी जटिल क्रूर क्रीड़ा दिखा रहा है। यह कौन जानता था कि नकल असल होने जा रही है। अभिनय सत्य का रूप ग्रहण करने वाला है। निशा ने इंदु को परास्त करके अपने सामंजस्य स्थापित कर लिया था। उसकी साम्राज्य स्थापित, उसकी पैशाचिक सेना ने प्रकृति पर आतंक जमा रखा था। सद्वृत्तियाँ मुँह छुपाए पड़ी थीं और कुवृत्तियाँ विजय गर्व से इठलाती फिरती थीं। वन में वन्य जंतु शिकार की खोज में विचार रहे थे। बाबू उदय भानुलाल लपके हुए गंगा की ओर चले जा रहे थे। उन्होंने अपना कुर्ता घाट के किनारे रखकर 5 दिन के लिए मिर्ज़ापुर चले जाने का निश्चय किया। उनके कपड़े देखकर लोगों को डूब जाने का विश्वास हो जाएगा। कार्ड कुर्ते की जेब में था, पता लगाने में कोई दिक्कत न हो सकती थी। दम की दम में सारे शहर में खबर मशहूर हो जाएगी। 8 बजते बजते तो मेरे द्वार पर सारा शहर जमा हो जाएगा।
तब देखो देवी जी क्या करती हैं। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए निर्मला भाग 3।